हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। इसमें हम जानेंगे लॉ मेकिंग जो होती है, कानून जो होते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। ठीक है, क्या वो सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं क्या नहीं, है ना, कैसे बनाए जाते हैं, उसका आइडिया कैसे आता है। आपने देखा होगा, आप कई सारे लॉज के बारे में जानते होंगे शायद, जैसे कि एज ऑफ मैरिज होती है, एक पर्टिकुलर एज होती है मैरिज की भी, है ना, लॉज के लिए जो तो एक एज होती है, जैसे कि 18 और 21 है। हर कंट्री में ना अलग अलग होती है एज मैरिज की। ठीक है, द एज एट विच द पर्सन कैन वोट, और वोटिंग की भी एज होती है, जैसे कि 18 ईयर्स के होने के बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाता है ना। और जो लॉज जो है ना ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, तो उसकी भी एक एज होती है कि मतलब कि 18 ईयर्स तो होना ही चाहिए ना, जो चाइल्ड ना हो। ठीक है, तो ऐसे भी लॉज होते हैं। वी नो वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है लॉज बनाती है ना, पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होती है। तो क्या ये जो लॉज होते हैं सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, मतलब सभी लोग जो होते हैं इनके ऊपर लॉज लगते हैं, है ना, सभी लोगों को फॉलो करना होता है। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, तो मतलब कि लॉज कैसे आते हैं नए वाले, है ना, इनका आइडिया कौन देता है कि ये इस लॉ की ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में, है ना, हमारी कंट्री में। कुल देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, या ऐसे भी लॉज होते हैं जिनको ना मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं, लोगों को पसंद नहीं होते हैं, अनपॉपुलर होते हैं। जैसे कि फार्म लॉ था, है ना, जैसे कि फार्मर्स का लॉ लाया गया था फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, पर लोग उनको ना पसंद नहीं आया वो लॉ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे, फिर गवर्नमेंट ने उस लॉ को वापस ले लिया था, है ना, वो वाले कानून को। ठीक है, फार्म्स एक्ट कहते हैं उसको। वॉट शुड बी एज ए सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेज, अगर जैसे अनपॉपुलर लॉज आ जाते हैं, लोगों को लॉज पसंद नहीं है, तो सिटीजन क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टेंसेज में, है ना। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो ये विमेंस जो है प्रोटेस्ट कर रही है ना। अभी देखो, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या जो लॉज होते हैं सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी हो उसके ऊपर लॉ अप्लाई होगा, मतलब जो कोई भी हो उसके ऊपर कानून लागू होता है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है ना, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, गवर्नमेंट में काम, मतलब वो जो ना गवर्नमेंट जॉब है उसके पास में वो ऑफिशियल है, तो उसका जो बेटा है ना उसने कोई क्राइम किया, तो उसके लिए ना 10 साल की सज़ा हुई है उसको। तो वो क्या कर रहा है, अपने बेटे को छुपने में मदद कर रहा है, ताकि ना उसको फिर जेल ना जाना पड़े। ओके, तो ये जो क्राइम किया था इसके बेटे ने, उसकी वजह से इसको सज़ा मिली थी। ठीक है, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शंस वर राइट, क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा कर रहा है, इसकी जो एक्शन है वो सही है, क्या ये सही कर रहा है कि अपने बेटे को छुपने में मदद कर रहा है। शुड द सन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्या जो उसके बेटे को लॉ से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, उसके ऊपर लॉ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके फादर जो है वो इकोनॉमिकली मतलब रिच है बहुत ज़्यादा, और उनके पास में पॉलिटिकली भी पावरफुल है, मतलब कि उनकी जो बहुत ज़्यादा जान पहचान है ना पॉलिटिक्स में भी, जो नेता वगैरह से। ओके, तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए, है उनके बेटे को लॉज से, मतलब कि लॉ से उस लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, लॉज जो होता है सभी लॉ जो होते हैं ना सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब कानून की नज़रों में ना सभी लोग समान हैं, उनके ऊपर सभी लोगों के ऊपर लॉ जो लगता है ना, चाहे वो रिच हो चाहे गरीब हो, है ना, तो सभी लोगों के ऊपर। पर ऐसा होता नहीं है जनरली, मतलब कि जो नेता लोग हैं इतने क्राइम करके बैठे हुए हैं, तो वो लोग तो बच जाते हैं ना, उनके केस पेंडिंग रहते हैं बहुत ज़्यादा, और जो रिच रहते हैं वो भी बच के निकल जाते हैं, है ना। पर किताबों में लिखा होता है ना, और होता कुछ और है कभी कभी। तो अबव इज़ अ क्लियर केस ऑफ वॉल्यूशन ऑफ लॉ। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑफिशियल जो है अपने बच्चे को बचा रहा है, जेल ना जाना पड़े उसको, तो ये क्या है, वॉल्यूशन ऑफ लॉ है, क्योंकि वो छुपने में मदद कर रहा है उसको, है ना। आज रीड इन यूनिट 1, जैसे कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्री दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर जो मेंबर्स थे जो भी बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने सब लोग एग्री हुए थे इस बात पे, सब लोगों ने सहमति दी थी कि जो ना भारत में हमारा जो इंडिपेंडेंट होगा, आज़ाद भारत होगा, ठीक है, तो उसमें ना कोई भी मनमानी, कोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, मिसयूज़ नहीं करेगा पावर का, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, उनके पास में बहुत सारी पावर होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, तो वो लोग ना अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, अपने मन से अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। तो उन्होंने कई सारे जो प्रोविज़न डाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ मतलब कि जो कानून है ना उसके हिसाब से हमारा देश चले, ना कि इंसानों के हिसाब से, है ना। रूल ऑफ मैन नहीं है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, है ना। तो लॉ इन द आइज ऑफ द लॉ और ऑल आर इक्वल, है ना, सभी लोग समान होते हैं लॉज के सामने, है ना।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, इसमें सभी लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, है ना। मतलब कि सभी लोगों के ऊपर इक्वली लॉज अप्लाई होते हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, जेंडर। तो लॉ जो है वो कभी भी किसी के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी के साथ भी। मतलब कि सभी लोगों के ऊपर लॉज अप्लाई है, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, है ना, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। सभी लोगों के ऊपर जो लॉज होते हैं सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं इक्वली, है ना। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इज़ दैट ऑल लॉज अप्लाई equally to all citizens of the country. No one can be above the law. Neither a government official, nor a wealthy person, nor even a president of the country is above the law. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बोला गया है रूल ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ द लॉ का मतलब होता है लॉ जो होता है सभी लोगों के ऊपर इक्वली, सभी सिटीज़न के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब कि सभी लोगों के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई अमीर इंसान या फिर प्रेसिडेंट भी हो हमारी कंट्री का, सभी लोगों के ऊपर लॉज अप्लाई होते हैं। कोई भी जो है क्राइम करता है, कोई भी ना क्राइम करता है, वॉयलेट करता है लॉ को, मतलब उल्लंघन करता है लॉ का, तो ना उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है और उसके लिए प्रोसेस भी है किसके थ्रू, जैसे कि गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टैब्लिश। मतलब कि CRPC दिया गया था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ना प्रोसीजर बताया गया कि कोई ऐसे करता है तो पहले FIR वगैरह, फिर अरेस्ट वगैरह, ठीक है, इसमें प्रोसीजर बताया गया है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है कि किस तरीके से उस पर्सन का गिल्ट जो है, जैसे वो गिल्टी है पर्सन की नहीं है, उसको मतलब प्रूफ करना है ना, फिर उसके बाद में उसको पनिशमेंट मिलेगी जो भी उसने क्राइम किया है। IPC जो थे अभी तो चेंज हो गए हैं ये लॉज, पर ना IPC में सारी पनिशमेंट दी गई है ना, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इनमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। वहाँ जो IPC है ना उसको चेंज कर दिया गया है। IPC को आप बोलते हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता, और जो CRPC जो है ना जिसमें प्रोसीजर दिया गया है उसको बोलते हैं BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो इसको बदल दिया गया है अब, है ना। अभी इन एंशिएंट इंडिया, अगर एंशिएंट इंडिया में भी देखो बहुत पुराने टाइम पर हमारे, तो यहाँ पर ना बहुत सारे जो हैं ओवरलैपिंग लोकल लॉज हुआ करते थे। मतलब कि किसी का कोई लॉ चल रहा है, किसी का कोई लॉ चल रहा है, तो है ना, तो कई सारे रिलीजन के बेस पे भी लॉ होते थे, है ना, तो वैसा होता था। डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन। तो मतलब कई सारी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, उनके अलग अलग लॉ कानून बनाए गए थे, तो वो उनका ऑटोनॉमी थी, उनके पास में आज़ादी भी थी, इसके ऊपर लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते थे, है ना। कोई ऐसा नहीं था कि मतलब सोसाइटी के बेसिस पे और जो रिलीजन के बेसिस पे लॉज बनाए गए थे उस टाइम पर। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, विद द लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड। पता क्या होता था कि जो पनिशमेंट दी जाती थी ना, तो पहले एंशिएंट इंडिया में तो जो पनिशमेंट भी अलग अलग होती थी। मतलब सेम क्राइम कमिट किया है एक पर्सन ने और दूसरे पर्सन ने भी, पर उनको उनका बैकग्राउंड देख के उनको पनिशमेंट देते थे। मतलब कि अगर कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट देते थे। अगर कोई रिच पर्सन ने वो क्राइम किया है तो उसके लिए वो पनिशमेंट कम हो जाती थी या फिर पनिशमेंट ही नहीं होती थी। तो ऐसा होता था पहले एंशिएंट इंडिया में। तो ये जो ना दे स्लोली बिगिन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगिन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो जब ब्रिटिश आए तो उनके टाइम पर ये सब चेंज हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश तो मतलब सभी लोगों को ऐसे ही समझते थे ना इंडिया के, उनके लिए तो कॉलोनी थे अपन, तभी लोग ही बुद्धू थे, है ना। तो वो लोग तो और ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वो तो अपनी आप को प्रोटेक्ट करते थे, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो उनकी गवर्नमेंट बनाई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाते थे, और ना सारे सिटीज़न को सप्रेस करते थे। ज़बरदस्ती कहीं भी उठा लिया, मार दिया, पीट दिया, ऐसा चलता था कॉलोनियल गवर्नमेंट में। तो कई सारी चीज़ें अच्छी भी थी कि मतलब कि जैसे ना इक्वली ट्रीटमेंट देते थे, पर बहुत बेकार ट्रीटमेंट होता था, है ना, तो अच्छा तो नहीं बोल सकते। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश के लोग थे ना, जो कॉलोनी बना करके रखे थे इंडिया को, तो उनको कॉलोनिस्ट कहते हैं ना, तो वो लोगों ने ना रूल ऑफ लॉ लेकर के आए थे इंडिया में। हिस्टोरियंस जो है हिस्ट्री जो बताते हैं, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं समझते हैं ना, तो हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड। तो इनका ना अलग अलग सबके व्यूज़ होते हैं ना, इतने सारे हिस्ट्री को जानने पहचानने वाले हैं ना, बताने वाले, ठीक है। तो सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। 2 ग्राउंड्स पे उन्होंने बताए हैं, 2 रीज़न दिए हैं इसके। फर्स्ट द कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिटरी। पहला तो था जो कॉलोनियल लॉ था ना, जो ब्रिटिश बनाते थे, उन लोग अपना मनमाना लॉ बना देते थे कुछ भी। एंड सेकंड दैट इंडियन नेशनलिस्ट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। और सेकंड रीज़न ये है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट
जो थे, मतलब कि हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट आए थे ना, फिर जो इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो लोग जो थे ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो लोग थे ना फिर बाहर से पढ़ के आते थे वो, जैसे कि महात्मा गांधी भी लॉयर थे, ज़्यादातर जो फ्रीडम जो फाइटर थे ना हमारे यहाँ लॉयर बन गए थे वो, तो उनको सब समझ में आने लगा था, तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जो लीगल स्पेयर रहा है हमारे ब्रिटिश इंडिया में, है ना। ब्रिटिश इंडिया जब हमारा इंडिया गुलाम था, है ना, मतलब ब्रिटिश के कब्जे में था। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रीनेस दैट कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर ब्रिटिश की मनमानी का, जो उनका जो भी चाहते थे वो करते रहते थे। तो एक वो लॉ लेकर के आए थे जो ना 1860 में, तो आईपीसी वही लेके आए थे, ठीक है, जो मैकॉले था ना उसने लेकर के आया था। तो आईपीसी जो था ना, तो वो उसमें ना जो सेक्शन 124 ए ऐड किया उन्होंने, सेक्शन 124 ए, इसमें था सडिशन, देशद्रोह का कानून लगाया इन्होंने। मतलब कि कोई भी जो था ना, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये लोग कुछ भी लिखते थे ना पेपर में, ठीक है, मतलब कि न्यूज़पेपर में लोगों को अवेयर करने, या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने कि गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है ना, गलत काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को ना उठा के वो लोग जेल में डाल देते थे, बोलते सडिशन है ये, जो देशद्रोह किया है इन्होंने, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसी चीज़ें चलती थी पहले ब्रिटिश के टाइम पर। द आइडिया, तो आज के टाइम पर भी ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है ना। तो ऐसा बताया गया कि कॉलोनियल जो आर्बिट्रीनेस जो है उसका एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर। द आइडिया ऑफ अ सडिशन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। तो जो सडिशन का ना जो आइडिया जो था ना, इससे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुल बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। तो कोई भी इंसान हो, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कह रहा हो, तो उसको अरेस्ट कर लेते थे, ना तो उसको कोर्ट में ले जाते थे, ना तो कोई प्रोसीजर होता था कि उसने किया है कि नहीं, है ना। तो उसको अरेस्ट करते थे और सीधे जेल में डाल देते थे। तो ऐसा काम चलता था पहले। एक तो सेडिशन एग्जाम्पल था 1970 में जो लाया गया था, जिसमें ना देशद्रोह बता करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। एक और एग्जाम्पल था ब्रिटिश आर्बिट्रीनेस का, जो कि रॉलेट एक्ट था। इसमें ना ब्रिटिश की पूरी मनमानी दिखती थी। इसमें इनको अलाउ किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि किसी को भी जेल में डाल सकते हैं कि बिना किसी ट्रायल के, मतलब बिना कोर्ट में प्रेजेंट किए, उनको बस सीधे अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया, है ना, जितने भी टाइम के लिए, 2 साल के लिए तो मिनिमम था। इंडियन नेशनलिस्ट जैसे कि महात्मा गांधी थे और भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने अपोज किया था इस बिल का। इसको काला कानून भी बोला गया था, है ना। ऐसे तो जो ब्रिटिशर्स थे अपने देश में, तो वो लोग बड़ा डेमोक्रेसी और जो अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, रूल ऑफ लॉ ऑफ राइट्स के बारे में लोगों की, पर हमारे देश में सारे उल्लंघन करते थे राइट्स का, हमको कॉलोनी बना करके रखा था, है ना। तो लोगों को समझ में आ रही थी ये बात, तो बहुत ज़्यादा इसका ना प्रोटेस्ट हुआ था। पर रॉलेट एक्ट ना जो फोर्स में आ गया था, मतलब इफेक्ट में आ गया था, ये कानून पूरे तरीके से बन गया था 10 मार्च 1919 से। जो पावर मिल गई थी ब्रिटिशर्स को कि ऐसा कर सकते थे वो। पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट किया, तो 2 लीडर्स जो थे, ठीक है, 10 अप्रैल को 2 लीडर्स जो थे उनको ना अरेस्ट कर लिया गया था, जो डॉक्टर सत्यपाल जो थे और सैफुद्दीन किचलू, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, है ना। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, मतलब कि इन अरेस्ट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने लोग ना पब्लिक मीटिंग किए। 13 अप्रैल एक जलियांवाला बाग था अमृतसर में, तो वहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे। आधे लोग तो जो थे वो त्यौहार मनाने आए थे बैसाखी का, है ना, और आधे जो लोग थे तो वो लोग थोड़े बहुत जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर, जो अरेस्ट हुए थे ना डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू का अरेस्ट किया गया था उसके खिलाफ। तो वहाँ पर पता क्या हुआ था, जनरल डायर आए पार्क में अपने जो सिपाहियों के साथ में। तो जनरल डायर जो था ना अपने पार्क में आया, वो लोग अपने जो सिपाहियों के साथ में, उसने ना एक ही दरवाज़ा था उस पार्क से बाहर निकलने का, जलियांवाला बाग से, तो उस दरवाजे को उसने बंद कर दिया, है ना। उसी से आते थे और उसी से जाते थे सभी लोग। और फिर क्या किया, वार्निंग दी जनरल डायर ने, और ना फिर ऑर्डर कर दिया, जो ट्रूप्स को बोल दिया कि चलाओ गोलियाँ। तो मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और सबके ऊपर ऐसी ही गोली चला रहा था वो, मतलब उसने बोल दिया सबको, जो उनके जितने भी सिपाही लेकर के आए थे उनसे बोला कि तुम इन लोगों के ऊपर गोली चलाओ। वो लोग गोलियाँ चलाना शुरू कर दिए, सारे लोग मरते जा रहे थे। अब सोच सकते हो कितना भयंकर था ना ये। तो सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाय, तो बहुत सारे सैकड़ों बच्चे जो थे उसमें, बूढ़े थे, औरतें थी, बहुत सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। एंड मैनी मोर बाउंडेड इंक्लूडिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन को भी मार दिया गया था। वहाँ पर एक कुआं था, तो कुछ लोग तो जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदते गए, तो वो लोग भी मरते गए, और एक के ऊपर एक गिरते गए, तो वो लोग, उन लोगों की जान गई थी, है ना। तो इतना ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ था, और आज भी उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी है इस चीज़ की, है ना। वहाँ पर जनरल डायर को जो सिंपैथी दे रहे थे वहाँ के ब्रिटिशर्स जो थे,
तो इस पेंटिंग में बताया गया है जलियांवाला बाग मैसेकर, इसी को जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। 13 अप्रैल को जो ये जनरल डायर ने किया था। इतने सारे ये देखो ये लोग गोलियां चला रहे हैं, सारे लोगों के ऊपर ऐसे ही बस गोली चलाना शुरू कर दी थी जाते ही। इंडियन नेशनलिस्ट बिगिन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। हमारे जो नेशनलिस्ट, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने इनको जो इनका जो ना क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि गलत हो रहा है, ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ना, ये लोग गलत तरीके से हमारे ऊपर जो मनमानी चला रहे हैं ना, पावर अपनी यूज़ कर रहे हैं। दिस ऑल्सो बिगिन द फाइटिंग फॉर दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वांटेड change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey टू लॉज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने ना फिर नेशनलिस्ट जो थे वो लोग फिर फाइट करने लगे थे जेंडर इक्वालिटी के लिए भी, और वो चेंज करना चाहते थे ऐसे आइडिया को लॉ के जिसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं और उनको ज़बरदस्ती मनवाते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे लोगों से, है ना। और ये जो आइडिया है ना जस्टिस का, इसका तो मतलब कुछ है ही नहीं ब्रिटिशर्स के सामने, है ना। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19वीं शताब्दी के एंड में क्या हुआ था, इंडियन लीगल प्रोफेशंस ऑल्सो बिगिन इमर्जिंग इन डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। तो जो हमारे यहाँ जो जितने भी, अब देखो इंडियंस भी पढ़े लिखे हो रहे थे, है ना, बाहर जा के पढ़ के आ रहे थे ब्रिटिशर्स के, जैसे कि उन्होंने इंग्लिश सिखा दी थी, तो हमारे यहाँ भी लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, जैसे कि ना महात्मा गांधी भी बाहर से पढ़ के आए थे, और उससे पहले भी लोग जाते थे इंग्लैंड में पढ़ के आते थे, है ना। तो ना जो वहाँ पर क्या होता था, जो हम जब ये लोग पढ़ के आ जाते थे ना, तो हमारे यहाँ कोर्ट बनाए गए थे ब्रिटिशर्स ने, तो उस कोर्ट में ना ये लोग भेदभाव किया करते थे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ के जो लीगल प्रोफेशंस जो थे ना, तो वो जो इंडियन लीगल प्रोफेशंस थे, तो वो लोग भी चाहते थे कि इनको ना कॉलोनियल कोर्ट्स में इनको रिस्पेक्ट मिले प्रॉपर, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ना हो इनके साथ में। दे मतलब इतना एजुकेटेड होके अगर आप उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो कितना बेकार लगेगा, है ना, बहुत गंदा लगता है अगर कोई अपन पढ़े लिखे हो फिर अपने साथ और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो कि आप उस चीज़ के बारे में जानते हो, है ना, कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो और ज़्यादा बुरा लगता है। दे बिगिन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन। अब वो लोग क्या कर रहे थे, उनने पूरा लॉ पढ़ लिया था, है ना, तो जो लॉ को यूज़ कर रहे थे ताकि जो हमारे जो लीगल राइट्स थे ना हमारे भारतीयों के, उनको प्रोटेक्ट कर सके। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगिन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग। हमारे यहाँ के भारत के जो जज थे वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे डिसीजन मेकिंग में, है ना, क्योंकि अब वो पढ़े लिखे हो गए, जज बन गए, तो यहाँ पर भी उनका इंपॉर्टेंट रोल होने लगा था। देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period। तो जो रूल ऑफ लॉ धीरे धीरे करके इवॉल्व होके आया है, पहले थोड़ा सा आया, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, और आज के टाइम पर रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है ना, सभी लोगों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल जो होता है रूल ऑफ लॉ, है ना। तो इसका जो एवोल्यूशन हो रहा था ना कॉलोनियल पीरियड में, तो इंडियन जो थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और इसके कई कई तरीके से इन्होंने जिसमें अपना रोल प्ले किया है। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया हमारे यहाँ, मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, फिर इफेक्ट में आ गया वो, है ना, तो इस डॉक्यूमेंट में फाउंडेशन थी हमारे यहाँ, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे ना, तो वही जो थे लॉ बनाया करेंगे हमारी कंट्री में, है ना, मतलब कि लॉ मेकिंग का भी उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ था। और फिर जब शुरू में तो लॉ मेकिंग किया करते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना जो थी वो लोग क्या करते थे, वो लोग ना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे ध्यान देते थे, और जो अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई गई थी पार्लियामेंट में ही, तो वो लोग जो थे लॉ मेकिंग का काम किया करते थे, है ना। एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वन। तो हमारे हर साल जो कई सारे लॉज बनाए जाते हैं और कई सारे जो लॉ थे उनको अमेंड किया जाता है, मतलब कि उसमें जो संशोधन किया जाता है, अगर उसमें कुछ गलत चीज़ होती है, कोई लगता है उनको कि इसको चेंज करना चाहिए, तो उस चीज़ को चेंज की जाती है लॉ में। इन योर क्लास टेक्स्ट बुक, जैसे कि आपने 6th की बुक में पढ़ा था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 2005। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 था, इसका मतलब क्या था, इस लॉ में ना जो बेटे हो चाहे बेटियां हो और उनकी माँ हैं, तो उन सबको इक्वल शेयर मिलता है फैमिली प्रॉपर्टी में, है ना, सभी लोगों को इक्वल अधिकार है। पहले ऐसा नहीं होता था, जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती तो सीधे सिर्फ बेटे को मिलती थी, है ना, तो बाकी सबके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो आज के टाइम पर सभी लोगों को प्रॉपर्टी का समान अधिकार है ना। सिमिलरली नए लॉ बनाए गए कि कंट्रोल करना है पोल्यूशन वगैरह, जो गंदगी फैलती है उसको। एयर एक्ट बनाया गया था 1981 में, तो उसका एग्जाम्पल है ना। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, जैसे कि एमजी नरेगा बनाया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है एमजी नरेगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, अनस्किल्ड लेबर जो होता है उसमें ना 100 दिन का कम से कम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी रूरल एरियाज़ में है ना, तो वहाँ पर। तो ये 2005 में पास किया गया था, फिर इसका नरेगा पास किया गया था 2005 में, फिर इसमें महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया 2009 में। ठीक है। तो ऐसे लॉज बनाए गए थे। और है ना, हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड द पर्पस दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। तो लोगों के दिमाग में आता कैसे है ना कि नया लॉ की ज़रूरत है। यू विल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम आगे जो चैप्टर लेंगे उसमें भी देखेंगे, और ठीक है, और इसमें भी समझेंगे कि नए लॉज आते कैसे हैं। हमने पहले वाली क्लासेस में भी आके साथ में डिस्कस किए थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो वहाँ पर मीटिंग होती है ना, तो लोग डिसाइड करते हैं, सारी कंट्रीज़ बैठ करके। यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर हैं, है ना, तो वहाँ पर जो डिसाइड करते हैं। ओके। तो यूनाइटेड नेशन में ना 2015 से लेकर के 2030 तक के गोल्स रखे गए हैं। 17 गोल्स हैं। ठीक है। तो इन 17 गोल्स को सभी कंट्री को अपने एफर्ट डालने हैं ताकि ये लोग अचीव कर सकें। तो फर्स्ट गोल क्या है? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर है। सेकेंड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। थर्ड, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। ऐसे ही फिफ्थ गोल रखा गया है जेंडर इक्वालिटी। मतलब कि जो ना जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, एम्पावर करना चाहिए वुमेन को। जो जेंडर के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना मैन और वुमेन में, तो वो नहीं होना चाहिए ना, मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, है ना। द पार्लियामेंट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग। तो जो लॉज बनाए जाते हैं, मेकिंग लॉज, तो उसमें पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में ही लॉज बनाए जाते हैं। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इज़ ऑफन रिफॉर्म and it is often different group in society that raises the need for a particular law। ठीक है। तो कई सारे ग्रुप होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि मतलब कि लोगों को लगता है कि हमको ज़रूरत है एक नए लॉ की, तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के ना, गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाते हैं कि हमको ज़रूरत है एक लॉ की। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का कि वो सेंसिटिव रहे, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, तो उनकी प्रॉब्लम को समझे और उसके ऊपर लॉ बनाए, है ना, उसका सोल्यूशन निकाले। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो पार्लियामेंट में विमेंस कम है ना, तो विमेंस कम है तो उनकी वॉइस भी नहीं उठती है वहाँ पर। पहले तो और कम थी, है ना। तो जब उनकी वॉइस ही नहीं है, उनके इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर पा रहे, है ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू था जिसको इग्नोर किया जा रहा था। तो ठीक है, तो इसको पार्लियामेंट के सामने लेकर के आए कि इस पे लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी प्रोसेस को हम समझेंगे। ओके। डोमेस्टिक वायलेंस रिफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन अडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी गई। इसका मतलब है, अगर कोई लगता है उनको, ठीक है, इंजरी होती है, कुछ चोट वगैरह लगती है और उनको हार्म पहुंचता है, या फिर खतरा है कि जो वेमेन को उनके ससुराल वाले मारते हैं, जो उनके जो हस्बैंड है वो, ठीक है, हार्म करते हैं उनको बहुत ज़्यादा, तो जो हस्बैंड करता है ना अपनी वाइफ के अगेंस्ट, तो वो जो होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इंजरी में भी कॉज बाय फिजिकल बीटिंग। तो इंजरी तो जो मारने की वजह से होती है, ठीक है, फिजिकली। और इमोशनल अब्यूसिंग, बहुत गंदे तरीके से ट्रीटमेंट देना, है ना, रोज़ रोज़ ताने मारना। तो ये इमोशनली उनको इतना डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि वो गलत स्टेप भी उठा लेती हैं, है ना। तो अब्यूज़ ऑफ द वुमेन वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो अब्यूज़ जो है ना विमेन का, उसमें ये भी इंक्लूड किया गया है कि वर्बल, ठीक है, वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज़, ठीक है। तो इन तीनों अब्यूज़ को इंक्लूड किया गया है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, है ना, कि डोमेस्टिक वायलेंस में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extend the understanding of the term domestic to include all women who live or have to live together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence। तो मतलब कि ना डोमेस्टिक जो घर में रहती हैं, ओके, तो शेयर करती हैं घर, है ना, तो एक घर में रहते हैं ना हस्बैंड और वाइफ, तो तब माना जाता है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ओके। उनको रहना पड़ रहा है और रह रही हैं मेल मेंबर के साथ में, ठीक है, जो कि वायलेंस कर रहा है। ओके। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। तो शाशिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर वुमेन। तो इन्होंने बोला बहुत ही आज ना बहुत ही ऐतिहासिक दिन है औरतों के लिए, क्योंकि ना जो आज के, तो इन्होंने बोला जो कुसुम एंड शाजिया जो है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। तो इनको याद है कि जो किस तरीके से जो जर्नी रही थी, किस तरीके से जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था। ठीक है। नॉट जस्ट वुमेन, तो इन्होंने बोला ना कि वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन।
मतलब कि जहाँ पर कोई भी वॉयलेंस नहीं होता है, जहाँ पर औरतों की इज़्ज़त की जाती है, तो वहाँ पर ना सभी लोगों को बेनिफिट होगा उससे। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास। तो उन्होंने बोला, कुसुम ने बोला कि ये ना जो बहुत टाइम लग गया था, ये साजिया है, ये कुसुम है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस लॉ को पास होने में, है ना। इनफैक्ट इट बिगिन विद इस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ लॉ। तो पहली बात तो होती है कि जो लॉ की ज़रूरत है। फिर उसके बाद तो क्या हुआ था ना कि 1919 में देखा गया कि जो ऑफिस में एक औरत आई, उसने कंप्लेन किया कि उसके हस्बैंड जो इसको बहुत मारते हैं ना, तो उसको शर्म भी आती है, किसी को बता भी नहीं सकती, ओके। और फिर ना ये कहीं जा भी नहीं सकती, तो ये परेशान है। दूसरी औरत आई, उसने बोला कि उसके बेटे बहू ने उसको बहुत गंदा ट्रीटमेंट देते हैं और उसने उन लोगों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है ना। उनके बैंक अकाउंट में भी उनको असेस नहीं मिलता है ना। तो ये जो दोनों वुमेन आई थी, अपना जो बताया उन्होंने कितनी प्रॉब्लम फेस करी है। तो ये औरत जो थी, ये नहीं चाहती थी कि जो वॉयलेंस वगैरह की कंप्लेन की जाए, है ना। और ये औरत जो थी, ये चाहती थी कि बस उसको उसके घर से ना निकाला जाए, है ना। तो पर ऐसा कोई लॉ नहीं था जो हमारे यहाँ इन चीज़ों से डील करता हो, है ना। जो मतलब कि जो सारे लॉ जो थे क्रिमिनल वाले थे, ओके। फिर 1990s में एक नए लॉ की ज़रूरत पड़ी, नए लॉ की ज़रूरत है, ऐसा लोगों को लगा, है ना। फोरम में, कई सारे फोरम में we have heard the testimonies of several women. We have seen that the women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household, and often temporary relief. We need a new civil law to address these issues. तो इनके पास में ना जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कई सारी चीज़ें सुनी थी। उनको ज़रूरत थी कि जो औरतों को प्रोटेक्शन मिल सके, कि ऐसे लॉ की ज़रूरत है जो कि प्रोटेक्शन दे सके औरतों को, कि उनको मारा ना जाए, वो अपने घर में रह सके, उनको घर से ना निकाला जाए, उनको रिलीफ मिल सके, है ना। कि उनके साथ में कोई बदतमीज़ी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए एक नए लॉ की ज़रूरत है 1999 में। तो मतलब देखो 10 साल लग गए अब इस बात से, क्योंकि लॉ बनने में बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है इसका। लॉयर्स कलेक्टिवली, तो सारे जो लॉयर्स थे कलेक्टिवली आए। लॉयर्स हो गए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो लॉ स्टूडेंट हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, जो भी अधिकारों के बारे में बात करते हैं ना। तो आफ्टर अ नेशन वाइड कंसल्टेशन, तो सब ने जो इस मुद्दे पर बात की, अलग अलग लोगों तक की एक बात फैलती गई, है ना। 10 साल हो गए थे पूरे। लीड इन अ ड्राफ्ट, तो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल बनाया। और ड्राफ्ट जो था हर जगह पब्लिक, इन्होंने ना सर्कुलेट कर दिया। इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कि ऐसे ऐसे प्रोविज़न होनी चाहिए, क्योंकि सारे तो लॉयर्स थे, है ना। जो लॉ स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट थे, तो उनको पता था इन चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल बनाया एक, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और फिर ना उसको हर जगह सर्कुलेट कर दिया, इधर उधर ये भेज दिया। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में जो इंक्लूड होना चाहिए फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल इमोशन। तो डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है ना, उसमें इंक्लूड होना चाहिए फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। सारे तरीके से जो अब्यूज़ किया जाता है वुमेन के साथ में, जो गलत व्यवहार होता है, हर चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड करना चाहिए। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस। तो लॉ हर जो औरत को कवर करना चाहिए, जो भी एक ना घर में रह रही है शेयर करके। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग इवेक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि उनको घर से ना निकाला जाए, है ना, जहाँ पर वो रहती है। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, तो इन्होंने बोला क्या सम कुछ मॉनेटरी रिलीफ भी मिलना चाहिए, है ना, कंपनसेशन टाइप। तो मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी मीटिंग की गई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। विमेंस मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। तो विमेंस मूवमेंट जो था, उससे नए लॉ की ज़रूरत थी, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, है ना, उसके अगेंस्ट। गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन द पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो जो जल्दी से जल्दी इस लॉ को पार्लियामेंट में लाए। फाइनली बिल लाया गया पार्लियामेंट में 2002 में, है ना। बट जो बिल जो था ना, बिल हैज़ नन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग। तो बिल में कुछ भी नहीं था जो ये लोग सजेस्ट कर रहे थे, है ना। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो ऐसा बिल नहीं चाहिए था हमको, ढंग का बिल चाहिए था। लोगों ने बोला कि इसकी प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, ठीक है, और पिटीशन डालेंगे कि ये सही होना चाहिए, है ना। सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो उन्होंने फिर बातचीत की, है ना। विमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी बातें रखी। एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो थी, उसके मेंबर्स जो थे, उनके साथ में प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज। तो उन्होंने बोला बिल को चेंज करने की ज़रूरत है। वी डिड नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज। उन्होंने बोला ये जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, सही नहीं है, तो हम इसके साथ में एग्री नहीं करते, है ना। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्प्रेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो लॉ को जो है उसमें टेम्प्रेरी कस्टडी भी देनी चाहिए चिल्ड्रन की, है ना। जो बच्चे रहते हैं तो वो किसके साथ रहेंगे, ये भी इशू आता है। दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने सबमिट की अपनी रिकमेंडेशन राज्यसभा को, और फिर लोकसभा में भी रखी गई कमेटी की रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट थी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया
मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप जो थी उसमें रखी गई थी, है ना। तो उस बिल जो रिपोर्ट में फाइनली न्यू बिल फिर से आया 2005 में। अब 15 साल लग गए बिल बनने को प्रॉपर। आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों हाउसेज से पास किया गया, लोकसभा राज्यसभा से। प्रेसिडेंट ने इसमें अपना सेंट दिया, साइन किया, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इन टू इफेक्ट इन 2006 में, ये फिर लागू हो गया। तो पूरे 15 साल लग गए इसको बनने में और फिर 16वें साल में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। तो इतना टाइम लग जाता है बिल बनने में, है ना। फिर उसकी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2006 में। व्हाट इज़ द न्यू लॉ? न्यू लॉ क्या है, ठीक है। तो लॉ इज़ फर्स्ट थिंग रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट। तो जो लॉ है वो वुमेन्स राइट के बारे में बात करता है कि उनके साथ में वायलेंस ना हो घर में, और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की। दिस इज़ अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन। तो ये सिविल लॉ है जो कि कई सारी वुमेन जो है उनको रिलीफ दिया है इस लॉ ने, है ना, उनको प्रोटेक्शन दिया है इस लॉ ने। वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, डॉटर्स हैं, जो सिस्टर हैं अफेक्ट होती हैं, जो उनके साथ में वायलेंस होता है ना, मारपीट होती है, तो उससे उनको बचाया है इस लॉ ने। दिस लॉ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। वुमेन कैन गेट अ protection order against any further violence. Women can get a monetary relief, meet the expenses, including the medical cost. तो जो इस लॉ के अकॉर्डिंगली ना विमेन जो है उसको प्रोटेक्शन है, एक तो वो ऑर्डर लेके आ सकती है कोर्ट से कि उनको प्रोटेक्शन मिले, जो उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, उनको मॉनेटरी रिलीफ मिले, पैसे वगैरह का, कि उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, उनको चोट वगैरह लगी है तो वो मेडिकल कॉस्ट को भी झेल सकें, है ना, तो उसके भी पैसे मिलने चाहिए। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट लॉ? तो ये इम्पॉर्टेंट लॉ क्यों है, तो इन्होंने ये आंसर दिया था, है ना, इस लॉ का, ओके, बताया था। तो अब इनकी नई जर्नी शुरू हो गई थी कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना और इन्फोर्स करना है। तो फिर 2006 में इसको इन्फोर्स किया गया। ये देखो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, इक्वल रिलेशनशिप एंड वायलेंस फ्री होना चाहिए। तो इक्वल रिलेशनशिप जो होते हैं, जब समान अधिकार होता है, जो दोनों होते हैं ना, मेल फीमेल दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, वहाँ पर इक्वालिटी है, तो वहाँ पर वायलेंस भी नहीं होता है, ठीक है। बराबरी के रिश्ते से हिंसा बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर ये दिखाया गया है। ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस और अब्यूज़ आर सीन एज विक्टिम। जो वुमेन हैं वायलेंस फेस करती हैं, उनके साथ में गलत होता है ना, उनको जो मारपीट होती है, तो वो लोग जो होती हैं विक्टिम होती हैं। बट वुमेन स्ट्रगल इन डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दिस सिचुएशन। बट वुमेन जो है कई तरीके से स्ट्रगल करती हैं। वही सोसाइटी का टैबू लगा रहता है कि सोसाइटी कहती है कि सहना चाहिए, है ना, चुपचाप रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये सब बकवास बातें सोसाइटी सिखाती है ना। घर वाले भी लड़कियों को सप्रेस करते हैं कि चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो, है ना, फिर एंड में जान चली जाती है ना। तो यही सब होता है। तो इस सिचुएशन में ना वुमेन जो है मेंटली भी बहुत सफ़र करती है ना। देयरफॉर इट इज़ मोर एक्यूरेट टू रिफर दैम एज सर्वाइवर रेदर देन एज विक्टिम। तो उनको विक्टिम नहीं बोलना चाहिए। विक्टिम जो हो गया कि वो जो विक्टिम होती है ना, पीड़ित होती है, बहुत कमज़ोर तरीके से देखा जाता है। पर जो सर्वाइवर होते हैं ना, फाइटर होते हैं, मतलब कि जो उस चीज़ से बच करके निकले हैं, है ना। तो सर्वाइवर बोलना चाहिए इसमें, ओके। एज द अबव एग्जाम्पल्स शोज़, तो हमने एग्जाम्पल देखा। रोल ऑफ सिटीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट में जो सिटीज़न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो पार्लियामेंट में जो लॉज बनाए जाते हैं ना, पीपल जो बताते हैं कि उनको लॉ की ज़रूरत है ना। जैसे कि हमने देखा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था, है ना, तो ज़रूरत है इस लॉ की और उसको पास करने की। हर प्रोसेस में सिटीज़न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उस लॉ में अगर कोई कमियां हैं तो सिटीज़न को फिर से अपनी बात रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट के सामने कि ऐसा लॉ नहीं चाहिए, हमको और अच्छा लॉ चाहिए, है ना। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू, तो इस वॉइस को हम कैसे दिखा सकते हैं? टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में लिख करके, है ना, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अपनी बातें जो हैं, लोकल मीटिंग करके, जो विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट डज मोर असेसेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू पीपल। तो इससे पार्लियामेंट का जो वर्क है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, और जो ट्रांसपेरेंट रहता है, लोगों को साफ साफ दिखता है इसमें, है ना, जो लोगों के सामने रहते हैं, जो भी रहता है ना। तो ये चीज़ होती है। टीवी रिपोर्ट, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो वगैरह है, तो उसके थ्रू बता सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपनी बातें कह सकते हैं। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, जो कि लॉज जो होते हैं ना, जो लोगों को पसंद नहीं आते, ढंग के नहीं रहते हैं ना। तो जैसे कि रॉलेट एक्ट भी था जो ब्रिटिश के टाइम पर, तो वो भी। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। तो हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पार्लियामेंट लॉ पास करती है जो कि बहुत अनपॉपुलर है। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कंटिन्यूसली वैलिड एंड हिंस लीगल, बट इट कैन बी कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल।
मतलब कि कई लॉज ऐसे होते हैं अनपॉपुलर होते हैं, लोगों को पसंद नहीं आते, लोगों इन लॉ लोग जो होते हैं इस लॉ को नहीं चाहते, क्योंकि इस लॉ उन लोगों को लगता है कि जो इंटेंशन है इसके पीछे, जो इस लॉ के पीछे अनफेयर है, लोगों के साथ में गलत होगा और हार्म करेगा वो लोगों को, है ना। तो ऐसे लॉ को जो लोग जो थे पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते कि एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हिंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, तो लोग जो है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कि बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये लॉ गलत लॉ है ना। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, वो पब्लिक मीटिंग करते हैं। राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर में लिखते हैं, रिपोर्ट देते हैं टीवी में, है ना, चैनल्स में। तो कई सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू लोग बताते हैं कि ये लॉ सही नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी है लाइक आर्स, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। तो लोग दिखा सकते हैं कि हमको लॉज नहीं पसंद है। रिप्रेसिव लॉ, जो ऐसे लॉज ना, रिप्रेसिव लॉ जैसे कि जो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनके राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हैं, ऐसे लॉ जो कि पार्लियामेंट अगर बनाती है तो लोग ना उसके अगेंस्ट बोलते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड, व्हेन देयर इज़ अ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस। अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो गलत कानून बनाया गया है, ठीक है, तो बहुत जो ना गवर्नमेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि इसको चेंज करें। फॉर एग्जांपल कई सारे लॉज जो होते हैं, म्यूनिसिपल लॉ की बात करते हैं आप, जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर होता है ना एरिया, उसके लिए वो बनाते हैं। जैसे कि इस जगह पर जो है स्ट्रीट वेंडिंग या फिर जो ठेले वाले होते हैं वो सब नहीं खड़े हो सकते हैं ना, जो सामान बेचा करते हैं ना, तो फिर उनके जो वो लोग हैं ना, उनका इलीगल हो जाता है एक जगह पर वहाँ पर खड़ा होना, है ना। तो उससे दिक्कत आ जाती है, तो उनकी तो ज़िंदगी चलती है ना वहाँ से काम करके। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट इजीली। क्योंकि ना हम डिस्प्यूट भी नहीं करते लोग, क्योंकि वो पब्लिक स्पेस है, वो ओपन रहनी चाहिए ताकि लोग आराम से इसमें चल सकें, है ना, चल सके, और उनका जो ट्रैफिक वगैरह भी ना लगे ना, सब सही से काम चल सके। ओके, तो ये भी ज़रूरी होता है। हाउएवर वन कैन ऑल्सो डिनाई, तो हम ये ऐसा भी नहीं डिनाई कर सकते कि जो हॉकर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो घूम घूम के अपना सामान बेचा करते हैं ना, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस चीपली एंड एफिशिएंटली टू द मिलियंस ऑफ लिविंग इन अ लार्ज सिटी। आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो इन लोग जो है सस्ते सामान आपको प्रोवाइड करते हैं ना, सही दामों पर, तो ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो उनकी ज़िंदगी चलती है इससे। हिंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, अगर लॉ जो है एक ग्रुप को फेवर करता है, तो इससे क्या होता है, जो दूसरे ग्रुप जो है उसके साथ में गलत हो जाता है। जैसे कि म्यूनिसिपल स्पेस को खाली करने बोल दिया, तो जो हॉकर्स हैं इनके साथ में गलत होगा, है ना। तो इस तरीके के कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ हो जाते हैं, है ना। तो यही लॉज जो होते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाते हैं। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच टू द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। तो जो लोगों को लगता है कि कोर्ट जो है सही, जो लॉ जो है वो सही नहीं है, तो लोग जो है कोर्ट पर जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल द लॉ इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट के पास में पावर है, वो चेंज कर सकते हैं लॉ को, या फिर जो नल एंड वॉइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं लॉ को, अगर वो जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, अगर वो जो लॉ है वॉलेट करता है जो सिटीजन्स की फ्रीडम है उसको, है ना। तब यहाँ पर देखो एक स्टोरी दी गई है ना, जो बताया गया है, हमने पढ़ा था ना रोज़ा पार्क के बारे में, उसी की जैसे उसी का बताया गया है। एज यू रीड इन द सेक्शन अर्लियर सेक्शन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था रूल ऑफ लॉ के बारे में, इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया था, क्रिटिसाइज़ किया था जो आर्बिट्री यूज़ कर रहे थे ना, और रिप्रेसिव लॉ जो सिटीज़न की जो राइट्स का वॉयलेशन कर रहे थे, जो ब्रिटिश लेकर के आ रहे थे हमारे यहाँ, है ना, जो कि सिटीज़न के राइट का वॉयलेट कर रहे थे, है ना, अपनी मनमानी चला रहे थे। तो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, हमारे यहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने इसका अपोज किया था। हिस्ट्री प्रोवाइड्स विद द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द पीपल एंड द कम्युनिटीज़ हु हैव स्ट्रगल्ड टू एंड अनजस्ट लॉ। तो हिस्ट्री में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लोगों ने स्ट्रगल किया है कि उनके साथ में ऐसे गलत लॉ ना हो, ठीक है, जो ये अनजस्ट लॉ जो है ये गलत करते हैं, ऐसे लॉज ना हो। मतलब साउथ अफ्रीका में भी ऐसे लॉज थे, अपार्थाइड चला करता था वहाँ पर, ब्लैक और वाइट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता था। वहाँ पर भी मूवमेंट चलाया गया था, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आपने, है ना, तो वो भी था। ओके, जैसे कि क्लास 7th की बुक में हमने पढ़ा था रोज़ा पार्क के बारे में। अफ्रीकन अमेरिकन विमेन थी ये, जो यूएस में रहा करती थी, रिफ्यूज़ टू गिव हर सीट। तो वहाँ पर ना, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो अफ्रीकन अमेरिकन विमेन, तो वहाँ पर ना जो सीट देने से इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ना वहाँ पर ऐसा होता था कि अगर कोई वाइट पीपल आता था ना, तो उसको जो ब्लैक पीपल होता था वो अपनी सीट खाली करके देगा, मतलब वाइट को कुछ ज़्यादा ही जो प्रिविलेजेस थी, है ना। तो जो 1 दिसंबर 1955 का इंसिडेंट था, शी वॉज ऑन प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रीगेशन दैट डिवाइड ऑल पब्लिक स्पेसिस। तो ऐसा लॉ था जो कि ना सारी पब्लिक स्पेसिस को डिवाइड करता था, वाइट्स के साथ में और अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में। हर रिफ्यूज़ल वॉज अ की इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। तो इसका जो इन्होंने जो मना किया था ना, इससे शुरू हुआ था वो जो
मूवमेंट जो था, लोगों को अपने अधिकार का सोचा उन्होंने कि ये तो सच में गलत हो रहा है ना। तो सिविल राइट्स मूवमेंट चला था, जिसकी वजह से सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ 1964 में, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस और नेशनल ओरिजिन इन यूएस। तो सिविल राइट्स मूवमेंट चला 1964 में यूएस में, और फिर जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है ना वो ना हो, ऐसा एक्ट भी पास किया गया। जो सिविल राइट्स मूवमेंट चला और फिर डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए एक्ट भी पास किया गया 1964 में, ठीक है, तो यूएस में। तो ये था यहाँ का, जो हर जगह ऐसा होता है कि कई लॉज जो होते हैं लोगों को पसंद नहीं आते हैं, उनके साथ में जो भेदभाव होता है वो रिप्रेसिव लॉज होते हैं, तो उनको चेंज किया जाता है। डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द विमेंस मूवमेंट इन क्लास 7th बुक? क्या आपको याद है जो ऐसे जो फोटो ऐसे था ना विमेंस मूवमेंट का जो विमेंस मूवमेंट का जो फ़ोटो था क्लास 7th की बुक में? द फोटो वर शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीज़न कैन प्रोटेस्ट, कैंपेन एंड शो सॉलिडिटी। तो उसमें कई सारे वेज दिखाए गए हैं, सिटीज़न जो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं एकजुट होकर के, है ना। तो वो दिखाया गया था उसमें कि जो विमेंस हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं ना, तो उनके बारे में। द फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट टू द अदर वेज इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ। तो गलत कानून के जो खिलाफ लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं तो इन पिक्चर्स में दिखाया गया है। ये जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, ये रोमा जो शर्मिला है, रोम शर्मिला जो मणिपुर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो ये भी रहा। वी नीड टू रिमेंबर दैट द रोल ऑफ सिटीजन डज नॉट एंड विथ इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें समझना होगा कि हम सिटीज़न हैं, तो हमारा सिर्फ रोल इतना नहीं है कि जो हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बस चुन सकें। चुना हमने और रख दिया बस, अब क्या करना है ना, सारा काम तो हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा और भी रोल है। रेदर इट इज़ दैन दैट द वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required। तो हमें देखना चाहिए अपने ना, मतलब आँख और कान खोले रखने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मीडिया देखना चाहिए, जो जैसे कि न्यूज़ वगैरह सुनना चाहिए, है ना। एक्टिव रहना चाहिए, हमको एक्टिव सिटीज़न बनना चाहिए, है ना कि पैसिव। तो हमें देखना चाहिए कि जो एमपी वगैरह हैं, जो हमारे जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे लिए कैसे लॉज बना रहे हैं, क्या वो गलत स्टेप उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ बोलना भी चाहिए। दस व्हाट वी शुड बियर इन माइंड इज़ दैट इट इज़ एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट। तो जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, हमारे दिमाग में आना चाहिए ये बात कि जो इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का और जो एंथुसियाज़म होता है पीपल का, जो बहुत ही बढ़ चढ़ के जो लोग हिस्सा लेते हैं ना, जो बातचीत करते हैं, पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है, तो मतलब कि जो पार्लियामेंट का काम इसलिए अच्छा होता है जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, क्योंकि पार्लियामेंट परफॉर्म करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन पार्लियामेंट जो प्रॉपरली। अगर जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोग एक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा, जो पार्लियामेंट कर रही है उसके ऊपर लोगों की नज़र रहेगी, है ना, तो लोग जो है, जो पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन अपने अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी और लोगों के भले के लिए लॉज बनाएंगी, है ना। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।